us, powered by HTS Solution Private Limited, your IT and software partner. Co-powered by H2O. H2O का शुद्ध जल रखे स्वस्थ हर पल. सैंडविच ग्रुप, इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम. वंदे मातरम। आप सभी का चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे कश्मीर में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती संविधान के अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते हैं कि उनको इतना ज़्यादा कर रहा है कि वो चाहते हैं कि उसकी वापसी, और उनका गुस्सा कुछ इस तरह फट पड़ा कि वे भारतीय तिरंगा भी नहीं उठाना चाहते। कश्मीर में नया जीवन शुरू हो गया है। इस अनुच्छेद को खत्म होना और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का बनना सब कुछ संविधान के तहत हुआ है। फिर भी महबूबा मुफ्ती, मैं कहूँगा, किस अधिकार के साथ ऐसा कह सकती हैं और किस तरह भारतीय तिरंगे का अपमान कर सकती है? क्या ये सब चीज़ें गलत नहीं है और देश को नहीं दिखता कि ये वो लोग हैं जो ऐसी भाषा, ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसकी देश के संविधान में भी जगह नहीं है और इस देश के अंदर भी जगह नहीं है? क्योंकि भारतीय तिरंगा हर, मैं कहूँगा, भारतीय का सिरमौर है, ताज है और उसी से हर किसी का लगाव है। ऐसे में कोई उसका अपमान कैसे कर सकता है? इसी पर आज की चर्चा रहेगी। उससे पहले पेश है खास रिपोर्ट। मेरा एजेंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 370 की वापसी की पैरवी करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से एक कदम आगे निकल गई हैं। उन्हें संविधान के जरिए अनुच्छेद 370 का खत्म होना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनना इतना नागवार गुजर रहा है कि वो भारतीय तिरंगे को छूने से भी इनकार कर रही हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए जीवन की शुरुआत हुई है। अनुच्छेद 370 ने अगर किसी को फायदा दिया तो सियासत की रोटी सेकने वाले चंद घरानों को ही। इस अनुच्छेद के जरिए अलगाववादियों और आतंकियों को भी मनमानी करने का अवसर मिला। भारत का पैसा उन लोगों के पास जाता रहा जिन्हें ना कश्मीर की जनता से मतलब था, ना भारत के अस्तित्व और विकास से। अब जब इस अनुच्छेद को खत्म कर दिया गया है, तब फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं में छटपटाहट दिख रही है। फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि चीन की मदद से अनुच्छेद 370 फिर से बहाल हो सकेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसी पार्टियों के इन नेताओं ने कश्मीर को अपनी निजी जागीर मान ली है। आजादी के बाद में कश्मीर पर शासन कर रही इन पार्टियों ने वहां के विकास, उद्यम, पर्यटन को तबाह होते देखा। इसी कश्मीर में पुनून कश्मीरियों पर घोर अत्याचार हुआ। यहीं लद्दाख के साथ पूरी तरह उपेक्षा बरती गई, लेकिन ये पार्टियां लोगों की भावनाओं को भड़काते रहे। हालांकि सियासत करने वाले इन पार्टियों के नेताओं को अच्छी तरह पता है कि अब अनुच्छेद 370 की बहाली किसी भी सूरत में नहीं होने वाली है, लेकिन वो अपने नारों को आंच देकर माहौल को गरमाना चाहती हैं। वो धमकी दे सकती हैं, लेकिन उनकी धमकी को किसी भी रूप में तवज्जो न देना भारत सरकार का काम है। इधर केंद्र पूरी कोशिश कर रहा है कि तमाम बड़ी छोटी योजनाओं को लाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता को पूरे भरोसे में लिया जाए। अटल टनल, घरों को नल से जल, पीएम स्वामित्व योजना जैसी कई योजनाओं के साथ इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की तकदीर को बदलने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुनील डिम्पल जी हैं जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं जम्मू कश्मीर से। हमारे साथ नीरज करण सिंह है जो वरिष्ठ पत्रकार है। हमारे साथ राजेश चमोली जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के उत्तराखंड से। और हमारे साथ कुणाल कोहली जी हैं जो भाजपा नेता हैं दिल्ली से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं नीरज करण सिंह आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके की भाषा हम देख रहे हैं, ये कैसी आज़ादी है और ये कौन सी भाषा है देश के अंदर? क्या अब नहीं लगता कि अब अति हो चुकी है और देश के नेताओं को अब तो कुछ समझना चाहिए कि आखिर कब सुधरेंगे? क्योंकि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, क्या आपको नहीं लगता कि ये हर देश के एक एक शहीद का, उस सेना के जवान का, और हम कहेंगे सबका अपमान है? नीरज जी, कैसे देखते हैं आप इन सब चीजों को? जी देखिए, चमन को एक बड़ा ही प्रख्यात शेर है, वहां से शुरू करूंगा अपनी बात।
जी बस यही इल्जाम है मुझ पर बेवफाई का। जी जिन्होंने रोंद डाला कलियों अपने तले, वही दावा करते हैं रहनुमाई का। ये कलियों को रोंदने वाले लोग हैं, ठीक है। जितनी भी बात वो कश्मीर में खत्म हो चुका है, और ये जितनी बात कर रहे हैं वहां के पीपल्स की तो बात ही नहीं है। जिस फ्रंट को लेकर ये आगे चल रहे हैं, जो इन्होंने अलायंस तैयार किया है, वो अलायंस में पीपल कहीं भी नहीं है। परविंदर जी, ये समझ पड़ेगा, ये पीपल्स की पार्टी नहीं रही। ये जितनी बात कर रहे हैं, ये खुद को अपने आप को जो ये षड्यंत्र करते हैं, उस षड्यंत्र के तहत ये अपने आप को एक्सपोज खुद कर रहे हैं। मतलब कोटि कोटि देश के लोगों को ये पता चल रहा है कि आखिर ये लोग कौन है। जो दो पार्टियां जो प्रमुख तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये दोनों घोर विरोधी पार्टियां हैं। और उसके बाद में एक ऐसे मुद्दे के ऊपर आकर ये जो है ना बातचीत कर रही हैं, ये देशद्रोह नहीं तो और क्या है। ठीक है, इन्होंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में जिस तरह के नाम इन्होंने रखे हैं, आप देखिए ना, पार्टी का नाम ही देखिए, है ना, महबूबा मुफ्ती की जो पूरी पार्टी है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, ना उसमें पीपल है ना उसमें डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो अपने आप को कह रही है, उसका भारत की डेमोक्रेसी पर कोई विश्वास नहीं है। दूसरी देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि 370 लगाने के लिए चाइना चले जाएंगे, हम चाइना से बात करेंगे। जी बिल्कुल, लगाने के लिए चाइना चले जाएंगे, लेकिन नेशनल की बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ एक छोटे से टुकड़े कर रहे हैं, वहां पर अपने आप को कह रहे हैं। बिल्कुल यही है ना नीरज जी, की विकास की बात तो हो ही नहीं रही, कि विकास की बात पे आप आंदोलन करो, विकास की बात करो। कोई पाकिस्तान की बात कर रहा है, कोई चाइना की बात कर रहा है, जो जिसके मन में आ रहा है उस तरीके की वहां बात कर रहे हैं। और आखिर ये लोग चाहते क्या हैं, ये भी एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, एक बात होगी, क्योंकि लगातार इस तरीके के बयान आना ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि आप भड़काना चाहते हो, आप युवाओं को भड़काना चाहते हो, आप ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हो कि जिससे जो आज लोग कार्य कर रहे हैं वो कार्य ना करें, उनके हाथों में दोबारा से पत्थर आए। इस तरीके की गतिविधियां चलाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पीछे इनके कुछ एजेंडे होते हैं, वो एजेंडों पे ये काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक सबसे अहम बात और है कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर कार्रवाई ना होना भी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल लगातार बना रहता है। हमारे साथ सुनील डिम्पल जी भी हैं, समाज सेवी हैं और जम्मू कश्मीर से हैं। सुनील जी, बात विकास की होनी चाहिए, बात देश की होनी चाहिए, बात भारत माता की होनी चाहिए, बात तिरंगे झंडे की होनी चाहिए। आखिर ये कौन सी बात हुई कि आप सीधा कह दें कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे भाई? देश का झंडा है ये, आप कैसे कह सकते हैं? क्या ये देशद्रोह नहीं है? जी सुनील जी। मैं बोल रहा हूं गोस्वामी साहब, संजय जी मैं बोल रहा हूं, बात तिरंगे की भी होनी चाहिए, बात राष्ट्रवाद की भी होनी चाहिए, बात जम्मू कश्मीर की भी होनी चाहिए, बात विकास की भी होनी चाहिए, और बात जम्मू कश्मीर राज्य की भी होनी चाहिए। क्योंकि आज एक बहुत हमारा जम्मू कश्मीर का राष्ट्र पर्व था, विलय दिवस, और आज 26 अक्टूबर को हमारा जम्मू कश्मीर, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने, डोगरा शासकों ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ करवाया था। और आज का दिन हम बड़े हर्षो उल्लास के साथ तिरंगा लेकर के मनाते हैं। लेकिन आज पूरा 1,30,00,000 जम्मू कश्मीर का युवा आवाम ये शशो पंजे में पड़ गई है, असमंजस में पड़ गई है कि हम अपना विलय दिवस जो मना रहे हैं, क्या ये जम्मू कश्मीर राज्य का मना रहे हैं या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का मना रहे हैं, जिसका बंटवारा करके जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया, एक मामूली सी इतनी खूबसूरत रियासत का तहस नहस करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और आज इस विलय दिवस के मौके के ऊपर हम भारत के संविधान के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह संदेश आपके माध्यम से भेजना चाहते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा, हमारा विशेष अधिकार, और साथ में जो पार्लियामेंट में जो एक बिल पारित हुआ है, और पीओके गिलगिट बल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जो पाकिस्तान के पास है, जो चाइना के पास है, उसे आजाद करवा के जिसके
आधार के ऊपर हमने प्रधानमंत्री जी को जनादेश दिया था, उनकी 56 इंच की ललकार को देख करके आज जमीन के ऊपर हम ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आज पूरा जम्मू क्षेत्र मांग आपकी अपनी जगह है, लेकिन सुनील जी बिल्कुल आपकी मांग अपनी जगह है, लेकिन क्या इस तरीके की बात को कोई भी, सुनील जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या तिरंगे का अपमान करने का अधिकार किसी को है? आखिर तिरंगा क्या है? जी सुनिए, यह सबसे बड़ी एक बात है। कैसे कोई भी नेता उस तिरंगे का अपमान कर सकता है? जी, उसको गिरफ्तार करें, उसको गिरफ्तार करें। हमने मांग की हुई है, चुनाव आयोग से हम ये मांग करते हैं कि पीडीपी की सदस्यता को रद्द किया जाए, उसका चुनावी सिंबल को वापस लिया जाए। फिर ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका चुनाव आयोग सिंबल खारिज क्यों नहीं कर रहा है? किसने रोका है? हम तो 70 सालों से तिरंगा लेकर के, पिछले जब से ये बयान दिया हुआ है तभी से सड़कों के ऊपर है। हर रोज तिरंगा लेकर के हमने चाइना और पाकिस्तान से पीओके गिलगित बल्तिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने के लिए भी कई बार धरने प्रदर्शन कर दिए हैं। और आज नहीं बिल्कुल सुनील जी, आप लगातार तिरंगों को लेकर बात करते रहे हैं, लगातार आप आंदोलन करते रहे हैं तिरंगों को लेकर। ये एक बड़ी बात है। तिरंगा हमारा मान भी है, सम्मान भी है, और तिरंगा हमारे लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है। तो तिरंगे का अपमान कोई कैसे कर सकता है? हमारे साथ राजेश चमोली जी भी हैं। राजेश जी, आखिर राजनीति करने के लिए और भी बहुत सारी, मैं कहूंगा, जगह हैं, मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। इस तरीके की राजनीति को आप कैसे देखते हैं और कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्योंकि अभी तक भी जिस तरीके के बयान आने चाहिए उस तरीके के बयान आपके यहां से आए नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक बात है। तिरंगा हमारी शान है। जी राजेश जी। मैं इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये देश में जो हमारा, आज हम सब लोग जो स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, तिरंगा हमारे सबकी वाकई में शान है और हमारे सबकी जान है। और इस तिरंगे की खातिर हमारे देश के तमाम जो शहीद हुए उन लोगों ने अपनी शहादत दी। लेकिन जिस प्रकार इस टाइम वर्तमान में अगर ये बयान आया है तो इसकी सब पूरे देश भर पर कड़ी निंदा होनी चाहिए। हम लोग इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते, लेकिन ये बात जरूर कहते हैं कि सरकार को, क्योंकि सरकार इस टाइम, क्योंकि ये स्वयं अपने आप को स्वयंभू देशभक्त वाली पार्टी अपने आप को बताती है, तो कार्रवाई करें। भाई आपने जब सरकार वहाँ पे 317 हटाई तो आपने उनको जेल दी, PSA लगाया, उनको जेल में रखा गया। अब जैसे ही वो बाहर आए फिर उन्होंने आज गलत ऐसी बातें कर दी जिससे निश्चित रूप से पूरे देश आहत है। अब मैं मानता हूं कि हम सब लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि इस प्रकार की बातें जो भी देश में करे, जो भी तिरंगे के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको सजा दी जाए। ये एक बार, ये पिछले 6 साल से हम देख रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं। और मैं एक चीज और बोलना चाहूँ परविंदर जी, ये बातें हर टाइम चुनाव के वक्त, किसी राज्य में चुनाव होता है उसी टाइम क्यों उठती हैं? अब बिहार में चुनाव है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, ये सब चीजें आ गई है। इसी प्रकार पीडीपी ने इस प्रकार के बयानबाजी की है, तो कार्रवाई करे सरकार ना, केंद्र सरकार कार्रवाई करे। और हम भी इस बात की मांग करते हैं कि इस प्रकार अगर तिरंगे के खिलाफ कोई भी अगर देश में आवाज उठती है तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला हो और उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको जेल डाला जाए। जी बिल्कुल। कुणाल कोहली जी, बहुत अहम बात है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर आप देखें, चाहे महबूबा हो या फारूक जी हो, लगातार कोई पाकिस्तान जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, कोई चाइना को साथ लेने की बात कर रहा है। बड़ी हताशा दिख रही है उस ओर कि आखिर राजनीति में अब रास्ते क्या हैं। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी राजनीति संवारने के लिए आप देश का अपमान करने लगे और आप पे और कुछ भी ना रहे, तो आप ऐसे बयान देने लगे जिनकी कोई जगह ही नहीं है। आखिर तिरंगा तो हमारी शान है, जान है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सबसे अहम बात यही हो रही है कि कार्रवाई क्यों नहीं? अगर क्या कोई और व्यक्ति इस तरीके का बयान देता, क्या वो जेल के अंदर नहीं होता? कुणाल जी। देखिए, पहली बात तो मैं स्वागत करता हूं, हमारे जितने पैनलिस्ट हैं सब पार्टीज को रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं उन्होंने इसकी मांग रखी है, जिसका हम स्वागत करते हैं बीजेपी में। बात ये समझनी पड़ेगी, देखिए आपको समझना पड़ेगा, आज बैठ के जिन चीजों पर प्रश्न उठाया जा रहा है
उन प्रश्नों को खड़ा करने वाले कौन थे? कांग्रेसी थे। देखिए 62 की वॉर के बाद जितनी जगह हमारी ऑक्यूपाई चाइना ने करी, उसके बाद इन्हीं के 3 प्रधानमंत्रियों ने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करी। और आज ये कहते हैं 56 इंच का सीना दिखाओ हमें मोदी जी का तो है सीना, आप लोगों के सीने नहीं थे। 70 साल से आपने इस देश को बेवकूफ बनाया, चाइना के नाम से बेवकूफ बनाया, पाकिस्तान के नाम से बेवकूफ बनाया, इस जनता को बेवकूफ समझा। देखिए आपको समझना पड़ेगा, ये जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं आज मोदी जी को कह के कि आप इन चीजों का समस्या है तो हर जगह जानते हैं कि मोदी जी ही कर सकते हैं। विपक्ष भी जानता है कि अगर इन समस्याओं का समाधान ला सकता है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिनमें दम खम है करने का। दूसरी बात अगर आते हैं मुफ्ती जी के ऊपर, तो हमारी जो दूसरी राजनीतिक वहां पे जो लोग हैं कश्मीर से, देखिए समझना पड़ेगा यार, इनकी जो ग्राउंड है, जो इनके पॉलिटिकल ग्राउंड है वो रहा नहीं है, इनका कोई अस्तित्व रहा नहीं है। आज अगर ये ऐसे ऊंचे सीधे अगर स्टेटमेंट्स नहीं देती है मुफ्ती जी, तो इनको सुनने वाला कोई नहीं रहा, इनको समझ आ रही है, इनके पास एक आदमी इनकी जनसभा में नहीं आके खड़ा होगा। ये आपस में 4-5-6 पार्टियां लेके अभी पीछे उन्होंने एक सभा करेंगे, उस सभा के बाद क्या निकल गया मुझे बताइए? कुछ नहीं, कोई जनता इनके साथ नहीं। कश्मीर आज इनका जो भ्रम था वो खत्म हो चुका है, जो इस देश में भ्रम फैला रखा था कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स है फॉर जम्मू एंड कश्मीर, दे वर नथिंग टू जम्मू एंड कश्मीर। ये लोगों की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, ये आज साबित हो चुका है। आज इनके हक में कोई एक वहां का सिटीजन, हमारे देश का जो सिटीजन जो कश्मीर में रहने वाला है, वो नहीं इनके पक्ष में खड़ा होता और आके इनको कहता है कि आपने ठीक बात करी। दूसरी बात है, देखिए ये जिनके पास कोई मुद्दे नहीं रहते, वो देश के ऊपर, देश के नाम के ऊपर अपनी राजनीति करने की कोशिश करते हैं। ये लोगों को तो वैसे भी पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, बाय डिफॉल्ट ये लोग हिंदुस्तान में रह गए और इनको बहुत इज्जत कई सालों से ये जो हमारी पक्ष नहीं, पाकिस्तान तो कुणाल जी, पाकिस्तान तो जाना चाहिए, वो अलग बात है, पर जेल क्यों नहीं जाना चाहिए? जिन लोगों को कुणाल जी जेल क्यों नहीं जाना चाहिए? जी ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ जब हम उनको जब लेते तो उनको भी हम अपने साथ में डाले थे उस टाइम पे। ये लोग यहाँ रहे थे, वो भाषा इस्तेमाल करते हैं जो इस देश के साथ नहीं चलती वो भाषा। हम लोग देशभक्त लोग हैं और हम लोगों को हमारा तिरंगा सर माथे पे, हमारे इतने जवान उसके लिए इतनी लड़ाइयां हमने लड़ी, 4-5 लड़ाइयां लड़ी अपने तिरंगे के लिए लड़ी। हमने किसी राजनेता के लिए, राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं लड़ी, इस देश के लिए लड़ी थी। और वो तिरंगा जो था वो हमारा देश का चिन्ह है। अगर इन लोगों को इतनी शर्म नहीं लगी है तो मेरे ख्याल से इनको बैक पैक करके चाइना को बोलना चाहिए, भैया हमने वहां बताओ, हम वहां रहना चाहते हैं क्योंकि कश्मीर हमें सूट नहीं कर रहा, हम वहां रहकर राजनीति करेंगे। देखिए इन लोगों को नहीं मिल सकती। और मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ आपके चैनल को, अपने जितने हमारे श्रोता हैं उन सबको, कि मोदी जी इस पे जरूर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मोदी जी जब कार्रवाई करते हैं तो बिल्कुल। सुनील जी ये बताइए कि बहुत सारी बातें कुणाल जी भी बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें बता भी रहे हैं, लेकिन सुनील जी अगर केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं तो आपत्ति कहाँ, दिक्कत कहाँ भाई? जी आप विकास की बात के लिए आंदोलन की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों ऐसे बयान देते हैं जब आप कहते हैं चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में ऐसे बयान, चुनाव आ रहे हैं? अरे बयान कौन दिलवा रहा है? बोलो कि वो बयान भी सामने वाले दिलवा रहे हैं, तो ये तो बच्चे हैं, बिल्कुल इन्हें पता ही नहीं है कि आप उल्टे सीधे बयान दोगे और जेल में भी जाओगे। ऐसी बहुत सारी चीजें ना, विकास की बात करो, इस तरीके की बात कर आप क्या जताना चाहते हैं? और कोई भी कश्मीर का व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि तिरंगा मेरा नहीं है, हर कश्मीरी का तिरंगा है। जी सुनील जी। बताएं, आपने खुद ही बीजेपी के नेताजी को ये कहा कि गिरफ्तारी क्यों नहीं, चाइना और पाकिस्तान क्यों भेजा जाए? इनका जवाब इन्होंने नहीं दिया। इसके पीछे वजह मैं बताता हूं। ये जो भी जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये जो भी जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जो ये चाइना की बयानबाजी है या तिरंगे की बयानबाजी हो रही है या तिरंगे की और सियासत हो रही है, ये सारी मोदी जी की, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जी की मैच फिक्सिंग है। और आपको ये बता दें कि ये नरेंद्र मोदी जी के इशारों के ऊपर ही ये बातें की जा रही है कि जम्मू को ये सूट करता है और कश्मीर को वो सूट करता है। इसलिए ना तो किसी को गिरफ्तार किया गया,
ना किसी को हिरासत में लिया गया, ना पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को आजाद करवाया गया। और आपको यह बता दें कि हमारा राज्य का दर्जा लूटने के बाद हमारा क्या हश्र हो रहा है। कोई विकास नहीं हो रहा जम्मू कश्मीर में। बेरोजगार नौजवान परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है, और युवाओं ने इन दिनों में तिरंगे के ऊपर जो राष्ट्र विरोध बयानबाजी करते हैं, जो राष्ट्र विरोधी बयानबाजी करते हैं, आतंकवादियों के आकाओं को चाहे और इन राजनीतिक दलों को सबक सिखा दिया है। कल ही आज भी हमारे नौजवान जाकर के महबूबा मुफ्ती पीडी के दफ्तर के ऊपर झंडे चढ़ाए, और हमने खुद भी इसके विरोध में रैलियां की, पाकिस्तान के, चाइना के विरोध में रैलीज की। और यही नहीं, इन राजनीतिक दलों को जो भी युवा विरोधी होगा, विकास जो एक ही राग सब लोग अलाप रहे हैं। नीरज, अगर आप देखें लगातार अब से नहीं, जब से दोनों लोग बाहर आए हैं तब से ही उल्टे सीधे बयान देकर लोगों को भड़काकर नीरज अपनी राजनीति का, वो कहते हैं ना कि एक घर देखना है यार, अब कहां से राजनीति करें, वो सारी चीजें हो रही हैं। उसके अलावा पब्लिक उनके साथ है नहीं, ये सब अपनी जगह है, लेकिन कार्रवाई ना होना भी तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्योंकि बात विकास की करने के लिए एक बार भी ना महबूबा का ना अब्दुल्ला का ऐसा बयान आया कि यहां पर लोग परेशान हैं विकास की वजह से, या यहां पर विकास हो ही नहीं रहा है, या हमें ऐसा लगता है कि जो विकास हो रहा है उससे उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है और वो चाहते हैं कि माहौल ऐसा रहे कि कोई विकास वहां ना हो। नीरज जी, देखिए, जब हम कभी सिनेमा में बात करते हैं, देखिए बात नहीं है, जब हम कभी सिनेमा में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फुटेज ना दी जाए। ये फुटेज लेने के लिए सभी पार्टियां जो है ना आगे हैं। ये दरअसल बेरोजगार पार्टियां हैं। अगर आप ये दरअसल बेरोजगार पार्टियां हैं। अगर आप इनके इतिहास पर देखिए, इनके पूरे मिजाज को देखिए, जब से 370 और 35 हटा है तब से देखिए बेरोजगार पार्टियां हैं ये। इनके पास में कोई रोजगार नहीं रहा, इनके पास में कोई एजेंडा नहीं रहा, इनके पास में तो कत्ते तरतीब नहीं है इनके पास में कि आगे क्या किया जाए। और कोटि कोटि जन जो कश्मीर के हैं उनसे अगर आप बातचीत करेंगे तो पाएंगे कि वो इन पार्टियों के कपटाक्षेप हो चुका है। वो मान चुके हैं कि ये जो जितनी भी पार्टियां हैं वो केवल उनको जो है कई सालों से सिर्फ इनको ठग रही थी। और आज अगर उनका विश्वासी, मैं प्रखर तौर पे कह सकता हूं, मेरी पत्रकारिता के दावे पर बोल रहा हूं इस बात को, कि अगर आप वहां के आम जनों को बात करें, आप वहां के अंतिम जन, वहां पर जो गरीब तबका है, वहां के जो बिजनेसमैन है, जो वहां का रोजगार पाने के लिए युवा है, उस युवा से बात कीजिए ना, आपको पता लगेगा उनका विश्वास है, उनका ये कहना है कि कम से कम एक तरफ हो गए हम। 370 हटी है, कानून के तहत हटी है, संविधान के तहत हटी है, 35A हटी है, वो कानून के तहत हटी है। अगर कोई झंडा नहीं उठा रहा है वो सरासर नियम और कायदे कानून के खिलाफ है। मैं बड़े तौर पर बताना चाहूंगा, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया आप अच्छे से पढ़िए। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या कहता है मैं बताना चाहूंगा। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 कहता है, उसकी धारा 2 कहती है कि कोई भी व्यक्ति झंडे के खिलाफ अगर कुछ कहता है तो उसको उसी वक्त उस पर सेडिक्शन का चार्ज लगाया जाए, उसको जेल में बंद किया जाए। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है आज की, ये इस वक्त की सबसे बड़ी आवश्यकता परविंदर जी, कि इस तरह के लोग जितने भी आ रहे हैं उन्हें जवाब देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर इनको अभी जवाब नहीं दिया तो उसके बाद में ना जाने कितने सारे इस तरह के सोच के लोग, ये आतंकवादी संगठनों से चलने वाली पॉलिटिकल पार्टियां हैं। नीरज, इसका मतलब तो यह है कि जो आप बता रहे हैं तो संविधान से ऊपर जाकर बात करते नजर आ रहे हैं। जी, बेरोजगार राजनीतिक पार्टियां ये, इनको रोजगार नहीं है, इनके पास में एजेंडा नहीं है, इनके पास में मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन पार्टियां हैं। क्योंकि वहां पर कार्य भी हो रहा है, मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, वहां पर कार्य भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है, सब चीज हो रहा है। वो विकास के ऊपर अगर विकास नहीं हो रहा तो उसके ऊपर बात कीजिए ना। ऐसा क्यों हो रहा है कि झंडे के ऊपर बात हो रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि वो चाइना के सहयोग की बात करे? चाइना यहाँ पर आकर काम करेगा क्या? चाइना का संविधान लागू है क्या? चाइना का झंडा लागू है क्या? यहाँ पर देश का झंडा लागू है भाई, भारत सरकार का झंडा लागू है। पर ये गणतंत्र है, ये लोकतंत्र है। जी बिल्कुल, यहाँ देश की बात होनी चाहिए, देश के झंडे का अपमान तो कतई नहीं होना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया, वास्तविकता तो यही है कि अभी तक इन्हें जेल में होना चाहिए था। ये देशद्रोह की बात की है, ये सबसे अहम है। जाइएगा नहीं, लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच।
क्या आप में है गीत संगीत का हुनर? अगर आपके पास गाने का हुनर है या एक्टिंग का है जुनून, या आपके वीडियो में है कुछ खास और आप बजा सकते हैं कुछ अलग अलग साज, तो आपको जरूर मिलेगा नेटवर्क 10 का साथ। अपने हुनर, अपने अंदाज को फौरन भेजिए हमारे पास, हम देंगे आपको नई पहचान केवल नेटवर्क 10 पर। अपना हुनर हमें ईमेल आईडी पर भेजिए। हमारी मेल आईडी है network10.in@gmail.com। हमें भेजिए गांव की वास्तविक तस्वीर। नेटवर्क 10 पूछेगा सवाल सीधे जिम्मेदारों से, आपके गांव की सरकारों से। नेटवर्क 10 के साथ बनिए ग्रामीण भारत के ग्रामीण रिपोर्टर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9711866356। देखना न भूले ग्रामीण भारत, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे नेटवर्क 10 पर। सारा आलम सो जाए तुम मुझे से। अब चाहे रब रूठे या बाबा, यार अब मैंने तो हाँ कर। उनको लगता है कि अगर यार कोई घर पे आ गया और ऐसे चले जाए तो धर्म पत्नी डिसाइड कर देती है कि कहाँ जाना है। जो पत्नी है वो तो आपकी अर्धांगिनी है, आपकी सुख दुख की साथी है। जो अपना सोचते हैं वो करके ही रहना है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ऐसी पत्नी। सब्जी लेने तो मैं भी जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? हम लोग दोनों जाते हैं। और खास तौर से जो पति पत्नी होंगे तो वे के संदर्भ में ये बहुत सुंदर पहल छा। पूरे हुए राजा रे मालू साई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। जी हाँ, जिस तरीके से बयान वहाँ से महबूबा का आया है वो अपने आप में बड़ा ही, हम कहेंगे, एक ऐसा बयान है जिसके ऊपर तुरंत देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए, क्योंकि तिरंगे का अपमान हर भारतीय का अपमान है। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। सुनील जी, जिस अधिकार की बात हो रही है, जिस 370 की बात कर रहे हैं, जिसके पीछे बड़ा हो हल्ला मचा रखा है अभी तक भी, आपको नहीं लगता सुनील जी कि उस सब चीज़ों का जो हम कहेंगे फायदा है वो केवल वहाँ 2 ही ऐसे पॉलिटिकल परिवार हैं जिनको मिला है, जिन्होंने उससे सबसे ज़्यादा अपने आप को, हम ये कहेंगे, मजबूत किया है, फाइनेंशियल भी, हर तरीके से। फिर आम आदमी को कहाँ वहाँ सम्मान मिल रहा था? आम आदमी को क्या अधिकार थे जिसके लिए वो कर रहे हैं? तो सारी की सारी दिक्कतें उन्हीं लोगों को आज भी है। और आप कहते हैं कि एक आम कश्मीर की बात हो रही है, आम कश्मीरी की बात हो रही है। जी सुनील डिंपल जी। जी मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। आप विकास को लेकर के बड़ी दुहाई दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। कहां हुआ? 1 साल से हमारा 4G नेट बंद है। 30 लाख बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान हैं। भारतीय जनता पार्टी के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब ने आतंकवादियों को, अलगाववादियों को नौकरियों के लिए न्योता दिया। हमारे बेरोजगार 80,000 डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तमाम बेकार बैठे हुए हैं। दफा 370 हटने के बाद, हमारा विशेष अधिकार छीनने के बाद, हमारी रियासत के जो बच्चियां थी, विशेष अधिकार का कभी फायदा आम कश्मीरी को मिला है? सुनील जी सुनिए सर, संजय जी हल्ले बहुत मचाते हैं, चिल्लाते सब बहुत हैं, लफ्ज मत डालिए। लेकिन आप मुझे बताइए सुनील जी, क्या कोई जिस अधिकार की आप बात कर रहे हैं, क्या उससे कोई भी आम कश्मीरी जो है, जो युवा है, उस दौरान उसने सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था जो आज नहीं है? वो हट गए जी। जो बाहर से बच्चियां ब्याह करके हमारे बेटों के साथ आ रही है, 15 साल तक उन्हें कोई ना नौकरी के ऊपर, ना जमीन जायदाद के ऊपर कोई हक रहा।
डोमिसाइल ला हमारे ऊपर थोप करके, विशेष अधिकार छीन करके, और हम राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं, तो इसमें गुनाह क्या कर रहे हैं? और सुनिए जी सुनील जी, गुनाह कोई कुछ नहीं है, आप विकास की बात कीजिए। अरे डोमिसाइल तो सभी का है, अच्छी बात है डोमिसाइल पे आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, मैं केवल आपसे पूछ रहा हूं सुनील जी कि क्या उस आम कश्मीरी को इतने दिनों तक, जब से वो धारा लागू थी जिसके लिए इतना हो हल्ला मचा रखा है, कभी बेनिफिट मिला क्या? कभी उसने उस तरीके से अपने आप को आगे आने के लिए, मैं कहूंगा कि बहुत बड़े बड़े पदों पर, बहुत बड़ी बड़ी जगह या बहुत बड़े बिजनेस या बहुत कुछ यहाँ मिला क्या उसे? क्या मिला उसे? जिसको मिलना चाहिए था उनको ही दर्द हो रहा है क्योंकि उन्हीं का छीना है। कुणाल जी क्या कहना चाहेंगे आप सुनील जी की बात पर? क्योंकि बात विकास की हो रही है, बात विकास की होनी चाहिए, बात विकास पर होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको देशद्रोह की भाषा समझ में आती है और उनको ऐसा लगता है कि इस तरीके के बयान देने से आपको कश्मीर के लोगों का साथ मिलेगा, और 10 लोग भी उनके पास नहीं होते, और उसके बाद की स्थिति तो सबके सामने है। जी सुनील जी, वो सॉरी जी, कुणाल जी। कुणाल जी, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से बात विकास की होनी चाहिए, कुणाल जी विकास की बात यहाँ पे उस अधिकार की हो रही है जो अधिकार छीन लिए जी। और अधिकार कौन से छीन लिए? कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है जो आम कश्मीरी को बेनिफिट देता हो। इन्हीं परिवारों को बेनिफिट मिला है और ये हताशाएं हैं कि हाय ये सारा कुछ कैसे चला गया। अब तो कश्मीरी जो एक युवा है वो सब कुछ समझ जाएगा। कुणाल जी बताइए कुछ तो कि कितना विकास वहां हो रहा है, क्योंकि सुनील जी लगातार कहते हैं विकास 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 नहीं दिख रहा, तो जो विकास है कुछ बताइए जी। कुणाल जी देखिए, मैं सभ्य तरीके से डिबेट करता हूं, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बीच में कोई कुछ बोले, क्योंकि मैंने नहीं बोला। मैंने बड़े सभ्य से बड़ा लंबा चौड़ा सुनील जी को सुना है, शायद मुझे इतना बात भी नहीं मिलेगा उनको रिवर्ट करने के लिए। पहली बात तो सुनील जी ने एडमिट कर दिया है कि इनकी सोच अलगावी वाली सोच है। इन्होंने कहा लूट शब्द क्या इस्तेमाल करा, पहले नोट करिए लूट, और यही शब्द किसने इस्तेमाल करा था? मुफ्ती जी ने। अब देखिए मैं बीच में नहीं बोला था सर, मैं चाहूंगा आप सबके सभी तरीके से करिए। देखिए आपने सबका होनी चाहिए, आपने इस देश पे आपकी पार्टी जी। कुणाल जी बोलिए, आप बोलिए जी। सुनने का भी क्षमता रखिए। दूसरी बात क्या आती है कि इनसे ये पूछिए कि इनकी डेवलपमेंट क्या थी। वो कह रहे हैं लद्दाख को अलग करके क्या करा, इसको अलग करके क्या करा। इन्होंने 70 साल में लद्दाख के रिप्रेजेंटेशन क्या थी पावर की जम्मू कश्मीर में? 0। इनको और ये पूछे कि हमारी जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर थी जो आर्मी को रिक्वायर्ड थी बॉर्डर एरिया पे, हमारे नेहरू, देखिए मैं बीच में नहीं बोला, मुझे बोलूंगी हमारी नेहरू जी की सोच क्या थी कि अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं चाइना हिंदुस्तान में घुसाएगा अंदर, तो उन्होंने डेवलपमेंट नहीं करी 70 साल में। आज आप ये बोल रहे हैं कि इनके पास हिम्मत कहां से आ रही है पूछने की कि वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। आज देखो वहां सारी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाई जा रही है, टनल स्ट्रेट कर जा रही है, इनको ओपन किया गया है। आज लद्दाख से अपना दूसरे एरिया से कनेक्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें हमारी सिक्योरिटी पता है, हमें कैसी करनी है, मोदी जी को मालूम है। और यही चीज जब नेहरू जी थे उन्होंने सारी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ क्यों होगी? सिर्फ यही बात है कि चाइना अंदर घुस गया है। अरे भाई किस बात के लिए आप अपनी डेवलपमेंट देश की रोक सकते हैं? किसी और देश के लिए चक्कर में। दूसरी बात आगे कहते हैं कि वहां पर बेरोजगार, ये तो पहले इन्होंने कितना रोजगार क्रिएट करे। मैं वहां पर बात क्रिएट करना चाहता हूं। मैं एक ऐसा नेता नहीं हूं जो दिल्ली से है, सिर्फ दिल्ली में आकर फंसा हूं। मैं जम्मू कश्मीर से हूं, मेरा नाम कुणाल कोलिया, जाकर रिकॉर्ड को देखेंगे। मेरी जमीन पे श्रीनगर में वहां की सरकार ने स्कूल बनाने के बजाय मेरी जमीन को मेरे को ब्लॉक कर दिए बेटा, और मैं पिछले 30 साल से केस लड़ रहा हूं वहां पे उस सरकार से जो उन्हें कहती थी कि तू हिंदू है, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा श्रीनगर में, चलेगा। और ये मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं आपको, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट एविडेंस है कि मेरे परिवार की जमीन भी आज वहां है जो मेरी नहीं है, जिसके ऊपर वहां की सरकारों ने, अलगवादी सरकारों ने स्कूल बना के उस पर कब्जा करा। और ये आगे हमसे पूछ रहे हैं कि हमारी बीजेपी ने क्या करा, हमारे मोदी जी ने क्या करा। हमारी मोदी जी ने वोट किया है, चाइना की हिम्मत नहीं हो रही हम पे अटैक करने की। 62 में चाइना के पास हिम्मत नहीं हम पे अटैक करने की, और उन्होंने किया। ये फर्क है इनके कार्यकाल का और ये
अपनी कांग्रेस पार्टी का जो उनका विचारधारा है वो आपके सामने एडमिट कर दिया। लूट सर 370 में किया गया देश को, मेरे से मेरा हाथ ले लिया। मैं हकदार हूं, मैं पीएम नहीं हूं जम्मू कश्मीर का, मैं हकदार हूं, मैं वहां का हक रखता हूं अपना, लेकिन मुझे हक नहीं दिया जाता। आज 370 हटा 35 से हटा तो मुझे आज उम्मीद जा रही है कि मेरे को मेरा हक मिलेगा। कुणाल जी, एक चीज और बता दीजिए, क्या इनको जेल नहीं जाना चाहिए? क्योंकि बात तिरंगे की है, तो जो बात हो रही है कि कहीं ना कहीं अभी तक भी कार्रवाई ना होना, ये दर्शा रहा है कि कुछ तो है। जी देखिए, मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गलत बात के ऊपर पूरा एक्शन लेते हैं। जी लिप्पा टोपी में नहीं बिलीव करती जो कांग्रेस करती थी कि इसके ऊपर लिप्पा टोपी करो फिर उससे अपने हक में वोट लेके पावर में आ जाओ। नहीं, मोदी जी इस पे इसका संज्ञान ले चुके हैं और उससे कश्मीर की गलत छवि पूरे देश में बेच रहे हैं और ये भी आतंकवादियों से कम नहीं है। और कांग्रेस को भी बस सुनील जी को रिक्वेस्ट करूंगा ये हो सके तो अपनी कांग्रेस अध्यक्ष को बताएं कभी तुम जम्मू कश्मीर आए हो? यहाँ इस देश में लूट नहीं हो रही है। इस देश में जम्मू कश्मीर को ठीक किया गया, उसको अपने से मिलाया गया, यूनिट टेरिटरी बनाई। आपको तो खुशी बनानी चाहिए कि वो हमारा पूरी तरह से हमारा भाग बन गया। जी बिल्कुल, ये तो बड़ी बात है, उस पर कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारा अभिन्न अंग है। ये बात अब बार बार कब तक बताएंगे? अंग था, अंग है, अंग रहेगा, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो तो कुछ लोग हैं, शायद उनको भी अब नहीं थोड़े दिन बाद समझ में आएगा, क्योंकि अच्छों को समझ में आ जाता है कि वास्तव में भारत का तिरंगा क्या है और इसका अपमान करना आपको कितना महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि इस तिरंगे के लिए भारतीय सैनिक और भारतीय लोग जीते भी हैं और मरते भी हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है इस तिरंगे का अपमान करने का। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि लगातार आपके यहाँ से भी एक बार बयान आया था, हम देख रहे थे कि चिदम्बरम जी ने शायद ऐसा बोला था कि 370 वापस हो तो अच्छा है। आखिर ऐसी बातें बोलकर कहीं ना कहीं उकसाने का काम तो कुछ नेता लोग करते ही हैं। ये क्यों नहीं बोलते कि भाई वहाँ पे अब और अच्छे से विकास होने चाहिए, अब युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए, इस तरीके की बातें आनी चाहिए। और ये सब उसी का नतीजा है कि कोई भी एक नेता देश के तिरंगे का अपमान करने से भी नहीं हिचकता। जी राजेश जी। बिल्कुल परविंदर जी, मैं आपकी बात से इस बात से सहमत हूँ कि जो आज डिबेट का मुख्य मुद्दा था कि इस पे जो आज जो मतलब अपमानजनक जो बात आज मुफ्ती ने कहा की है कि तिरंगे के खिलाफ, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुणाल जी शुरू से कह रहे हैं 70 साल में क्या हुआ। इनको 70 साल का विकास इसलिए दिखाया था कि जो मोदी जी जो बेच रहे हैं, इन 26 जो PSU देश में जो मोदी जी ने बेचे हैं, ये किससे कार्यकाल में बने? जो तमाम चीज़ों को बेच रहे हैं, अपना नाम लगा रहे हैं कि हमने किया क्या किया 10 साल के अंदर इनकी सरकार रही। देखिए, हमने विकास की बात की, हमने हिंदू बात हो जानी चाहिए, इस पे भी हम डिबेट फिर कर लेंगे। जी राजेश जी। कुणाल जी, मैं वही बता रहा हूँ, ये इनकी बात का भी जवाब देना आवश्यक है, क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं कि 70 साल में, अरे भाई हमने 70 साल में वो तमाम चीजें की हैं, देश को उस जगह खड़ा किया है कि हम विश्व में 3रे नंबर पर आ गए थे GDP में। हमने 9% 10% GDP दे दी थी आपको, आपने उसको -23 में पहुंचा दिया है। आप कौन सी बात कर रहे हैं विकास की? हमने रोजगार पे काम किया है। जम्मू कश्मीर में आप देखिए टूरिज्म कहाँ था, जब से इन्होंने 370 हटाई, हम 370 का हमने कहा कि आपने हटाई है वो अलग विषय, लेकिन आप उस पर काम कीजिए। आपने वहाँ पे विकास से काम करने थे। पिछले 1 साल के अंदर वहाँ पे टूरिज्म कहाँ डेवलपमेंट हुआ? आतंकवाद क्या खत्म हो गया क्या? वहाँ आए दिन पत्थरबाजी हो रही, खत्म हो गया क्या? अब आपका, क्योंकि मैं बताता हूँ, अभी 26 सितंबर को एक वो समाचार, मैं बता रहा हूँ 26 सितंबर बात शुरू से थी, मैं यही बात सुनील जी आप ही से पूछता हूँ, क्या 370 जब थी तब ये सब खत्म था? ने बोला ये है कि या आज जब नहीं है तब ये खत्म है? संजय जी सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज फिर भी बहुत संजय जी सबसे पहले सुनिए, ठीक है। उस दौरान तो रोज की खबरें आपके सामने भी है किस तरह आती थी। जी सुनील जी। जी हाँ, मैं संजय जी सुनिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाली और जम्मू को बेचने वाली, कश्मीरियों के आगे बेचने वाली भारतीय जनता पार्टी है।
इन्होंने महबूबा के साथ मैच फिक्सिंग की, महबूबा के साथ गठबंधन किया, फारूक अब्दुल्ला के साथ गठबंधन किया, जम्मू के साथ धोखा किया। धोखा करने वाले नल्ली कोहली है, ये आतंकवादी है। कौन सा धोखा है सुनील जी? आपको कौन सा धोखा लग रहा है? गुमराह कर रहे वो हैं। धोखे का नाम तो बताइए, जिस अधिकार की, जिन चीजों की सुनील जी बात होती है, बताइए जी सुनील जी। बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है। जम्मू कश्मीर का तहस नहस कर दिया इन्होंने और जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। इनके दफ्तर के बाहर हर रोज 30 लाख बेरोजगार नौजवान दुहाई देते हैं कि आपने हमारे साथ धोखा किया है। भाजपा के दफ्तर के बाहर ये दिक्कत क्या है कि सुनील जी बात और तथ्यों पर बोलते हुए सब लोग घबराते हैं। आज की स्थिति में नीरज अगर आप देखें लगातार उस तरीके की बातें हो रही हैं जिन बातों का कोई ना मतलब है, क्योंकि ऐसी बात कहकर कौन से अधिकार, भाई किस अधिकारों की आप बात कर रहे हैं? भारत के सुनील जी किस अधिकार की बात कर रहे हैं आप लोग? अरे आज भी आप देखिए कि कोई भी एक भी आम कश्मीरी बातों में आने के लिए तैयार नहीं है। इनकी इस तरीके की बातों में अगर वहां पे परेशान होते लोग तो क्या इतने दिनों तक शांति से बैठ जाते? खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होता सुनील जी। नीरज अगर आप देखें लगातार, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत पड़ चुकी है, बहुत तेज बोलकर शायद उन्हें लगता है कि हमारी बात में वजन आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर नीरज आप देखें लगातार ये लोग इस तरीके के बयान देते हैं और एक भी कश्मीरी युवा आगे आकर इनका समर्थन नहीं करता, उल्टा तिरंगा लेकर इनके यहां पहुंच जाता है। अरे वो पहले के हालात देखिए, ये किन अधिकारों की बात पे बात करते हैं? पूरा का पूरा आम कश्मीरी पहले इतना परेशान था और जो एक हम कहेंगे जो फायदा मिल रहा था उस सारे सिस्टम का, वो तो इन्हीं चंद लोगों को मिल रहा था। आज ये चंद लोग परेशान है, वो खुश हैं, तो भी इन लोगों को दिक्कत है। कौन सा तहस नहस हो गया भाई? ऐसी क्या आफत आ गई? क्या हो गया जी? नीरज कैसे देखते हैं? और थोड़ा सा विस्तार से जरा समझाइए सुनील जी को भी कि आज हकीकत क्या है और तब हकीकत क्या थी, क्योंकि कह देने से कि विकास कहाँ है, युवा बेरोजगार हैं, ये हो गया, 6 महीने होनी है, कोरोना से लड़ नहीं रहे हो, उल्टी सीधी बातें सब लोग कर रहे हैं उठाकर। जी नीरज जी, सबको अगर आप चुप करा पाएंगे तो बहुत अच्छी डिबेट हो पाएगी। देखिए जो अलायंस बनाया गया है, ये एंटी पीपल्स अलायंस बनाया गया है, ये एंटी पीपल्स अलायंस कश्मीर के तौर पर अगर आप इसको समझें तो कश्मीर के जितने युवा, जितने वहां के नागरिक हैं, ये उनके खिलाफ किया गया अलायंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इनकी राजनीतिक जो ग्राउंड था वो खत्म हो चुका है और इन्होंने ये कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। देखिए ना, डेवलपमेंट में क्या मांग रहे हैं? इंटरनेट, जबकि वहां पर सुरक्षा के को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। वहां पर डेवलपमेंट किस चीज का होना है? वहां पर सबसे पहले डेवलपमेंट इस बात का होना चाहिए, या हो रहा है, जिसको आप देखेंगे भी कि वहां पर से सबसे पहले आतंकवाद खत्म होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? वहां पर शिक्षा, जो पिछले कई सालों से वहां के विद्यार्थियों को स्कूल नहीं खुल पाए हैं, वहां के महाविद्यालय नहीं खुल पाए हैं, वहां के विश्वविद्यालय नहीं खुल पाए हैं, उन्हें खोलना है। वहां पर शिक्षा सही से इनकलकेट किए जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वहां पर स्वास्थ्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जिन चीजों, वहां पर सबसे बड़ी जो सोच है, वहां पर सबसे बड़ा विकास किस चीज का चाहिए? वहां पर सबसे बड़ा विकास चाहिए कि विकास जो सोच का विकास है, जो सोच, जो दृष्टिकोण है, वो बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो वहां के कोटि जो लोग हैं वो इन पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को समझने के बाद भी इनके साथ में एक भी नहीं है। और जब 370 लगाए जाने की बात करते हैं, 35A लगाए जाने की बात करते हैं, तो भारत के संविधान, भारत के ध्वज, भारत के कानून, भारत के संविधान के प्रति, उसकी प्रस्तावना के प्रति इनकी पूरी जवाबदेही बनती है। मतलब ये पूरा उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन जब उसी कानून के तहत, उसी संविधान के तहत, उसी भारतीय संविधान के तहत, उसी भारतीय संसद के तहत, उसी भारतीय ध्वज के नीचे अगर 370 हटता है, 35 हटता है, तो उसका विरोध करते हैं। ये दो चरित्र हैं, ये दो करैक्टर हैं जिसको वहां के लोग बड़े अच्छे से समझ चुके हैं। पढ़े लिखे लोग, युवा वहां के लोग इन लोगों को समझ चुके हैं। इनके साथ में कोई नहीं है, आम जन वहां का कोई नहीं है। वहां के ढेर सारे पत्रकार, वहां के ढेर सारे बुद्धिजीवी मेरे संपर्क में है, जो ये कहते हैं कि इसके बाद में 370 के बाद में कम से कम उनका जहन जो है वो हिंदुस्तान के बारे में,
बढ़ने लगा। क्योंकि हर बार जो है ना, क्योंकि वो हर बार ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है ये इनको बलगराने का काम करती है। वहां पर जितने संगठन है वो बलगराने का काम करते हैं। कम से कम वो 370 हटने, 35A हटने के बाद में वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम भारत का अभिन्न हिस्सा हैं, जिनको इन्होंने 70 साल तक उनको एक अलग तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की है। वहां का हर आम आदमी इनके साथ में बिल्कुल भी नहीं है। जो तिरंगा उठाने वाले युवा हैं, जरा एक बार उनके बारे में शोध कर लीजिए, उनके बारे में जान लीजिए कि वो कौन है। वो तिरंगा उठा रहे हैं तो क्यों उठा रहे हैं, इसके बारे में भी जान लीजिए। वो ले जाकर जो है ना उसके बाद में लाल चौक पे भी फहरा रहे हैं, उसके बाद में जो है जाकर जो है झंडा फहरा रहे हैं, तो वो लोग कौन है, तो ये इस्तीफा देने वाले कौन लोग हैं, आगे कौन आने जाने वाले कौन है, इन सबके बारे में शोध क्रियन करने के बाद में आप पाएंगे कि वहां का अंतिम व्यक्ति इनके साथ में नहीं है। उसका पूर्ण विश्वास संविधान में है, उसका पूर्ण विश्वास गणतंत्र में है, उसका पूर्ण विश्वास भारतीय गणतंत्र के तहत संसद उसके ध्वज पर है। ये ध्वज विरोधी लोग हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, ये देश विरोधी लोग हैं, ये देश विरोधी लोग हैं। इन्हें चाइना नजर आता है, इन्हें पाकिस्तान नजर आता है, इन्हें दूसरे देश नजर आते हैं। जिनको जो बाहर की चीजें नजर आ रही हैं तो वो किस देश पर उनका विश्वास होगा, ठीक है ना, ये आप समझ सकते हैं। उनका विश्वास किसी भी देश में नहीं है। वे सही तौर पर मैं आपको बताऊं राष्ट्र विरोधी घटनाओं से इन्वॉल्व है, राष्ट्र के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। इन्हें बहुत जल्दी पकड़कर इन्हें जेल में ठूसने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और बहुत जल्द ये काम होना चाहिए। नीरज जी, ये बहुत बड़ी बात है। और कुणाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि देखिए मांग एक ही है कि इनको जेल में जाना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके का माहौल पैदा करते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये एक बयान से आहत कर देते हैं। इनको ये समझ में नहीं आता कि देश के अंदर इस तरीके के बयानों की अब जगह नहीं है। पहले चल जाता था आप आज़ादी के नाम पर कुछ भी बोल दें। अरे आपको सोचना चाहिए कि आज इस तरीके के बयानों की जगह कहीं नहीं है, क्योंकि आप खुद इस चीज को दर्शा रहे हैं कि आपकी मानसिकता क्या है। कुणाल, बिल्कुल, मैं वो देखिए, मैं बात मानता हूं कि इनको अरेस्ट करना चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने आपको फिर मैं दोहरा रहा हूं, मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूं कि अश्योरेंस देना चाहता हूं कि मोदी जी इस पे कार्रवाई 100% करेंगे, लेकिन मोदी जी लीपापोती नहीं करेंगे। अगर कार्रवाई करेंगे तो ऐसी कार्रवाई होगी कि थोड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। आप थोड़ा सा समय दीजिए कि मोदी जी प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करती है। ये कांग्रेस सरकार नहीं है जो लीपापोती करके लोगों को 4 लोगों में खुश करके निकल जाती है। अब जो कार्रवाई होगी वो परमानेंट होगी और उसका इफेक्ट दूसरों को नजर आएगा कि हम अगर ये करेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। जी बिल्कुल। सुनील जी एक बात बोलिए, खाली मैं आपसे एक सवाल सुनील जी आपसे चाहता हूं। सुनील जी, एक सवाल आपसे चाहता हूं कि आप भी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, आप भी तिरंगे को हाथ में लेकर निकलते हैं, आप भी भारत माता की जय बोलते हैं, तो वो भारत माता की जय बोलने में और तिरंगा हाथ में लेने में आखिर इन लोगों को दिक्कत कहां है? क्या इस तरीके के बयान देकर आप माहौल को खराब करने का काम नहीं कर रहे? क्या आपकी जगह जेल नहीं होनी चाहिए? जी सुनील जी, इस पर बात कीजिए। बहुत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। हाँ, ये बोलते, सुनील जी बोलिए। बोलते हैं जम्मू कश्मीर को पूरे देश में राजनीति कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं मिल रहा है, विकास के नाम के ऊपर ठग रहे हैं। 30 लाख बेरोजगार नौजवान है। सुनील जी, बात तो जो मैं बोल रहा हूं उसको तो सुन लीजिए। ये तो आप अब से पहले बहुत कुछ मिल रहा था, ये करोड़ों करोड़ों रुपया वहां नेताओं के घरों में आ गया, उस पे कहने के लिए भी है कुछ नहीं आपके पास। जी हाँ, तो पकड़िए। सुनील जी बोलिए। किसने रोका? किसने रोका साहब? हम तो कह रहे हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी करवाइए, आप एंटी करप्शन की इंक्वायरी करवाइए। जिन्होंने जमीनों के घोटाले किए हैं उनको पकड़िए, ज्यादा बीजेपी के ही निकलेंगे। हमसे जो मांग कर रहे हैं, इन्होंने कार्यकाल में ये आप पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था 15 अगस्त के दिन, इन्होंने कितने लोगों पे कार्रवाई करी थी? तब ये सुनील बोलिए, सुनील जी बोलिए। जी, दिल्ली बैठ करके जम्मू कश्मीर पे राजनीति कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को बेच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों से, आवाम से पूछिए। अरे जम्मू कश्मीर को तो उन लोगों ने बेचा है जो वहां युवाओं को रोजगार की जगह पत्थर थमा रहे थे। इस चीज को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये देश तिरंगे का अपमान तो कतई भी सहन नहीं कर सकता। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके की बयानबाजी आई है वो कहीं ना कहीं
बहुत ही आहत करने वाली है। और अब तो राजनेताओं को सोचना चाहिए कि इस तरीके के बयानों की जगह हमारे देश में नहीं है। और खासकर वहां जिस तरीके से युवा अब मुख्य धारा में आने का काम कर रहा है, उन्हें बरगलाने का या उनका इस्तेमाल अपने लिए करने का जो एक हिडन एजेंडा है, उसको अब तो सबको समझना चाहिए। और जिस तरह से तिरंगे की बात को लेकर वहां युवाओं के हाथ में तिरंगा आया और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, ये अपने आप में काबिले तारीफ है कि वहां के लोगों ने ये जता दिया कि हम देश के साथ हैं, हम तिरंगे के साथ हैं। आज चर्चाएं खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। कभी नहीं सोचा था ऐसा, जी। न घर